right? Today we are going to start with the new chapter, that is income under the head salaries. It is the first head out of 5 heads. इनकम टैक्स में हमें 5 हेड स्टडी करने हैं, उसमें से जो पहला हेड है वो है इनकम अंडर द हेड सैलरीज, राइट? बहुत ही कमाल का हेड है और सबसे ज्यादा इनकम टैक्स में अगर प्रैक्टिस का एरिया है तो ये सैलरी वाला पार्ट जो है इसमें सबसे ज्यादा इनकम टैक्स की प्रैक्टिस की जाती है, राइट? तो सबसे पहले हम देखो स्टडी नोट में हमें क्या क्या पढ़ना है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सैलरी, फिर बाद में डेफिनेशन देखेंगे अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1, जनरल नोट्स कुछ कुछ है, बेसिस ऑफ चार्ज क्या क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी कैसे होता है, फिर बाद में ग्रेचुइटी, लिव इनकैशमेंट, पेंशन, रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन क्या होता है, कॉम्पेंसेशन रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ वॉलेंटरी रिटायरमेंट, एन्युटी, सैलरी रिसीव्ड इन लीव ऑफ नोटिस पीरियड, ऐसे करके टोटल 32 टॉपिक्स यहाँ पे है। ये 32 टॉपिक्स हम इसमें स्टडी करने वाले इस हेड में, राइट? तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सॉरी 39 टॉपिक्स है, वो 39 टॉपिक्स हम यहाँ पे लगभग स्टडी करने वाले, राइट? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सैलरी। बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सैलरी में, सबसे पहला वाला जो पॉइंट है यहाँ पे बोला है कि पेयर। पेयर मतलब जो देने वाला है सैलरी उसे पेयर बोला जाता है, और पेई का मतलब होता है जो सैलरी रिसीव करने वाला पर्सन है, या फिर पेयर का मतलब होता है देने वाला, पेई का मतलब होता है रिसीव करने वाला। अब वो सैलरी है या वेजेस है वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो पेयर का मतलब जनरली क्या होता है, जो देने वाला है, पेई का मतलब लेने वाला। मस्ट हैव एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, उन दोनों के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशनशिप होना जरूरी है अगर कोई पर्टिकुलर इनकम हमें सैलरी में टैक्सेबल करना है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर कोई इनकम, देखो मैंने जब बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स सिखाए थे उसमें बोला था कि हमारे अनलिमिटेड सोर्सेस हो सकते हैं जहां से हम इनकम कमाएंगे, अनलिमिटेड सोर्सेस, राइट? इनकम कमाने के अनलिमिटेड सोर्सेस हो सकते हैं, लेकिन आप कहीं से भी इनकम कमाओ, इनकम टैक्स में हमें जो भी हमने इनकम कमाया है ना, जो भी इनकम कमाया किसी भी सोर्स से इनकम कमाओ आप, उनको हमें सिर्फ 5 हेड में कैटेगराइज करना है, राइट? 5 हेड में कैटेगराइज करना है, मतलब उनका क्लासिफिकेशन हमें 5 हेड में करना पड़ता है। सर कौन से 5 हेड है जिसमें हमारा इनकम जो है वो हमें क्लासिफाई करना था? तो इनकम के कितने सोर्सेस है? इनकम के अनलिमिटेड सोर्सेस, मैं सोर्सेस बोल रहा हूं, इनकम के अनलिमिटेड सोर्सेस हो सकते हैं, लेकिन जो भी इनकम है हमें कितने हेड में हमें क्लासिफाई करना है? तो टोटल इनकम टैक्स ने 5 हेड दिए हमें, उन 5 हेड में हमें वो इनकम क्लासिफाई करना है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ इनकम। इनकम का जैसे नेचर है उस हिसाब से हमें क्या करना पड़ता है, उस पर्टिकुलर हेड में उसे हमें क्लासिफाई करना पड़ता है। जैसे कि हमारे पास हेड है सैलरी, हेड है सबसे पहला वाला, दूसरा हेड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा हेड है प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, है ना, फोर्थ नंबर का हेड है कैपिटल गेन, कैपिटल गेन, और 5 नंबर फिफ्थ हेड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब जो भी आप इनकम कमाओगे इनमें से किसी एक कैटेगरी में आने वाला है ना, ये 5 छोड़ के हमारा इनकम किसी और कैटेगरी में क्लासिफाई होने वाला नहीं है। तो जो भी इनकम होगा हमें सोच समझ करके, अच्छे से देख करके कि इनकम का नेचर कैसे है, उस हिसाब से हमें इन कैटेगरीज में क्लासिफाई करना है, किसी एक कैटेगरी में क्लासिफाई करना है। हो सकता है आपको कई कई जगहों से इनकम होगा, तो हो सकता है आपको सैलरी से भी इनकम हो सकता है आपका बिजनेस भी है, बिजनेस से भी इनकम हो सकता है आपका कैपिटल गेन्स भी है, कोई एसेट आपने बेची है, और हो सकता है आपका अदर सोर्स भी है, और हो सकता है आपका घर भी है। तो अलग अलग इनकम को हमें अलग अलग कैटेगरीज में यहाँ पे क्लासिफाई करना पड़ता है। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले कि ऐसे कौन से इनकम है जो कि सैलरी में क्लासिफाई होते, राइट? हम वही इनकम के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि जो इनकम
सैलरी में क्लासिफाई होने वाले, बाकी के हेड हम वन बाय वन देखने वाले, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले सैलरी में कोई इनकम अगर क्लासिफाई करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला वाला रूल क्या है कि भाई जो भी इनकम आपको मिल रही है ना, इनकम कोई भी कुछ भी हो सकती है इनकम। जैसे कि मान लीजिए मेरी दुकान है, दुकान से मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, तो प्रॉफिट तो मैं सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं कर सकता या फिर सैलरी में क्लासिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि जो प्रॉफिट होता है उसके लिए हमने अलग हेड बनाया, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, राइट। कोई एसेट ट्रांसफर करता हूं, मान लीजिए शेयर्स बेचा मैंने, तो शेयर्स बेच के अगर मुझे कुछ गेन होता है तो वो तो मैं सैलरी नहीं बोल सकता, है ना। उस इनकम का नेचर जो होगा उस नेचर के हिसाब से हमें क्या करना है, उसका क्लासिफिकेशन करना है, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहला वाला रूल क्या बताया, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सैलरी में हम क्या पढ़ने वाले, यही पढ़ने वाले कि सैलरी में कौन से इनकम यहाँ पे टैक्सेबल होने वाले, उनके लिए क्या क्या रूल्स है। तो सबसे पहला वाला रूल है कि पेयर एंड पे, मतलब देने वाला और लेने वाला मस्ट हैव एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, उनका रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप होने वाला। वैसे तो पैसे हमें कई जगहों से मिलते हैं, कई जगह से पैसा मिलता है, लेकिन हर बार जो अब मान लीजिए कस्टमर हमारी दुकान से कोई चीज परचेस करके चला जा रहा है, वो भी हमें पैसा दे रहा है, वो भी पेयर है और हम पे ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या कस्टमर जो है वो हमारा एम्प्लॉयर है, तो जी नहीं, क्योंकि वहां पे मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो जो भी पैसा मिला और जिससे पैसा मिला वो हमारा कौन होना चाहिए, वो हमारा एम्प्लॉयर होना चाहिए, और जिसको पैसा मिल रहा है वो हमारा कौन होना चाहिए, एम्प्लॉय होना चाहिए। सो देयर मस्ट बी मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप एग्जिस्ट। पेमेंट मस्ट हैव बीन मेड बाय द एम्प्लॉयर इन सच कैपेसिटी, एम्प्लॉयर जो भी पेमेंट कर रहा है वो एम्प्लॉयर की कैपेसिटी में करना चाहिए, किसी और कैपेसिटी में, मतलब एज अ कस्टमर उसने पे कर दिया तो वो हमारा एम्प्लॉयर नहीं है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है पेमेंट कैन बी कंस्टिट्यूट एज अ सैलरी ओनली इफ द पेयर इज द एम्प्लॉयर, अगर पेयर देने वाला अगर एम्प्लॉयर होगा तो ही उसे सैलरी बोला जा सकता है, अदरवाइज उसको दूसरा कुछ हम नाम, अगर दूसरी कैपेसिटी में, मतलब देने वाला अगर किसी दूसरे काम के लिए पैसे दे रहा है तो उसे सैलरी नहीं बोला जा सकता, राइट। तो सबसे पहले क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया फॉर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप कैसे पहचाने की, क्राइटेरिया कैसा है, द क्राइटेरिया टू होल्ड द रिलेशनशिप इज दैट एम्प्लॉई इज ऑलवेज बाउंड टू वर्क। अब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय क्या रिलेशनशिप हम कैसे जानेंगे, तो देखो कोई भी एम्प्लॉय होगा तो उसे अपने एम्प्लॉयर के हिसाब से काम करना पड़ता है, एज पर द डायरेक्शन एंड एज पर द सुपरविजन ऑफ द एम्प्लॉयर, है ना। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं होता है, क्या कस्टमर के हिसाब से हम काम करते, कस्टमर बोला बंद कर दुकान तो बंद करते, क्या कस्टमर बोला खोल ले दुकान तो नहीं खोलते। एम्प्लॉय की, अगर एम्प्लॉय की मैं बात करूं तो उसे एम्प्लॉयर के हिसाब से वो जो काम देगा वो करना पड़ता है। तो अगर ऐसा रिलेशनशिप दोनों में है तो बोला जाएगा कि ये सैलरी है। जैसे कि लेबर की भी मैं बात करूं तो लेबर को भी उनके जो भी उनके ऊपर का जो मैनेजर है उनके हिसाब से काम करना पड़ता है, तो वो भी सैलरी की कैटेगरी में आ जाएंगे, भले उनको डेली वेजेस मिलता हो, वो कोई मैटर नहीं करता। सैलरी आपको मंथली मिल रहा है, डेली मिल रहा है या फिर ईयरली मिल रहा है, यहाँ पे उसका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ क्या होना जरूरी है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए। और एम्प्लॉई रिलेशनशिप पहचानने के लिए हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि भाई ये जो काम कर रहा है बंदा जिसकी वजह से उसको पैसा मिल रहा है वो किसके डायरेक्शन किसके सुपरविजन से कर रहा है। अगर वो खुद के डायरेक्शन सुपरविजन से कर रहा है तो वो किसी का एम्प्लॉय नहीं है, राइट। अगर वो किसी की डायरेक्शन डायरेक्शन के अंडर काम कर रहा है, किसी के सुपरविजन के अंडर काम कर रहा है, तो उसे क्या बोला जाएगा, एम्प्लॉई बोला जाएगा, राइट। सेकंड नंबर का पॉइंट है पेमेंट इन एम्प्लॉयर्स कैपेसिटी। एम्प्लॉयर्स कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि जो भी मैं पेमेंट कर रहा हूं, मैं एम्प्लॉयर की बात कर रहा हूं, जो भी मैं पेमेंट कर रहा हूं, राइट, टू ट्रीट एनी पेमेंट एज सैलरी, किसी भी पेमेंट को सैलरी बोलने के लिए इट इज नेसेसरी दैट पेयर बीइंग द एम्प्लॉयर, पेयर का एम्प्लॉयर होना जरूरी है, मस्ट हैव मेड द पेमेंट इन अ सच एम्प्लॉयर्स कैपेसिटी। वैसे देखा जाए तो एम्प्लॉयर कई जगह पे पेमेंट करता है, जैसे कि मेरी कंपनी है, राइट, सपोज मान लो मेरी खुद की कंपनी है। अब कंपनी में मैं कंपनी में काम करने वाले लोगों को भी पेमेंट कर रहा हूँ, हो सकता है बाहर जब रॉ मटेरियल परचेस कर रहा हूँ कंपनी में कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो रॉ मटेरियल सप्लायर को भी पेमेंट कर रहा हूँ। तो ये कंपनी का जो ओनर है
वो कंपनी में काम करने वाले लोगों को भी पेमेंट कर रहा है और रॉ मटेरियल सप्लायर को भी पेमेंट कर रहा है, लेकिन दोनों पेमेंट में यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। जब रॉ मटेरियल सप्लायर को पेमेंट कर रहा है तो क्या एज वो एम्प्लॉयर कैपेसिटी में पेमेंट कर रहा है या एज अ कस्टमर कैपेसिटी में पे कर रहा है, बोलिए। यस। एम्प्लॉयर। नहीं, गलती हो गया। अरे सुन, कंपनी का जो ओनर है वो रॉ मटेरियल सप्लायर को पेमेंट कर रहा है, तो एज अ एम्प्लॉयर बोल के पेमेंट कर रहा है या फिर रॉ मटेरियल उसने खरीदा है ना, रॉ मटेरियल उसने खरीदा है, इसका मतलब ये हो गया ना, ये कंपनी कस्टमर हो गई इस रॉ मटेरियल सप्लायर की। हाँ या ना? अरे तू यस। किसी से कोई चीज खरीदता है तो तू कस्टमर होता है, बराबर है कि नहीं? तू कस्टमर होता है। अगर तू कोई किसी से चीज परचेस कर रहा है तो तू कस्टमर होता है, और किसी को बेच रहा है तो तू सेलर होता है। अब यहाँ पे ये कंपनी का जो ओनर वो मान लीजिए वो किसी से रॉ मटेरियल परचेस कर रहा है ना? किससे परचेस करता है रॉ मटेरियल? रॉ मटेरियल सप्लायर से परचेस करता है। रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाले जो है वो हमें रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं। रॉ मटेरियल किस लिए लगता है? कंपनी के फंक्शंस, जो भी प्रोडक्ट बना रही है कंपनी, वो बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए। तो मान लीजिए ये एम्प्लॉयर है। कौन है ये कंपनी का ओनर है, इसे ओनर मान लेते हैं अपन। ओनर ऑफ कंपनी। ये बंदा अपने कंपनी में काम करने वाले लोगों को, जैसे कि जो भी मैनेजर्स है वगैरह, कंपनी में काम करने वाले लोगों को भी पेमेंट कर रहा है। पेमेंट्स, पेमेंट टू मैनेजर मान लीजिए। और किसको पेमेंट कर रहा है? रॉ मटेरियल सप्लायर को भी पेमेंट कर रहा है, राइट? रॉ मटेरियल सप्लायर को भी पेमेंट कर रहा है, दोनों को पेमेंट ही कर रहा है, लेकिन दोनों पेमेंट में रिलेशनशिप अलग अलग है ना। जब ये कंपनी का ओनर है, जब मैनेजर को, मतलब उसी की कंपनी में काम करने वाले मैनेजर को पेमेंट करता है, तो इस पेमेंट को एज अ सैलरी बोला जाता है, बराबर है क्या? यस। ये रिसीव करने वाला जो मैनेजर है, ये रिसीव करने वाला जो मैनेजर है, उसके लिए जो देने वाला है, राइट? कौन देने वाला? ये जो ओनर देने वाला है वो एम्प्लॉयर है, राइट? यस। इन दोनों के बीच में है ना, इन दोनों के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, इसे हम एम्प्लॉय बोलते हैं और इसे एम्प्लॉयर बोलते हैं। लेकिन जब बात आ रही है रॉ मटेरियल सप्लायर की और इस ओनर की, तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, क्या वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है या फिर यहाँ पे बायर एंड सेलर रिलेशनशिप है? बायर एंड सेलर। बायर एंड सेलर रिलेशनशिप है। मतलब पेमेंट तो मैं कई करता हूं, लेकिन कौन सी कैपेसिटी में पेमेंट करना जरूरी है, तब उसे सैलरी बोला जाएगा। अब ये ओनर जो रॉ मटेरियल सप्लायर को पेमेंट कर रहा है, तो ये कौन सी कैपेसिटी में पेमेंट कर रहा है? एज अ बायर की कैपेसिटी में, एज अ परचेस करने की कैपेसिटी में पेमेंट कर रहा है। देखा जाए तो ये कंपनी का जो ओनर है इस रॉ मटेरियल सप्लायर का, वो कस्टमर है ना? ये सेलर है, रॉ मटेरियल सप्लायर, और ये वाला जो है वो कस्टमर है। तो इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है? सैलरी, मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशनशिप है या बायर सेलर का रिलेशनशिप है? तो बायर सेलर का रिलेशनशिप है। लेकिन मतलब इसको जो पेमेंट मिला, देखो ये सेलर को जो पेमेंट मिला ओनर की तरफ से, मान लीजिए ओनर ने उसको 2 लाख का पेमेंट किया, ये 2 लाख का पेमेंट किया, तो मुझे बोलो ये 2 लाख रुपए मैं इस सेलर के, है ना, रॉ मटेरियल सप्लायर के जो 2 लाख रुपए मिले रॉ मटेरियल सप्लायर को, क्या मैं ये 2 लाख रुपए एज अ मुझे सैलरी मिली ऐसा बोल सकता हूँ? सेलर को जो 2 लाख रुपए मिले, क्या सेलर उसे सैलरी मिली मुझे इस कंपनी के ओनर से, ऐसा बोल सकता है? हम्म
मैंने क्वेश्चन पूछा था कि क्या ये ओनर से मिलने वाला सेलर को जो पेमेंट है रॉ मटेरियल सप्लायर को, ये 2 लाख रुपए, क्या ये सेलर है ना जो रॉ मटेरियल सप्लायर है उसे ये जो 2 लाख रुपए मिला, क्या ऐसा बोल सकता है कि मुझे इस पर्सन से सैलरी मिली? बोलो मेरा नहीं। नहीं, नहीं बोल सकता, क्योंकि ये उसकी सैलरी नहीं है, ये तो रॉ मटेरियल सप्लायर करने का पेमेंट मिला है उसको, राइट? ये उसकी रिसीट हो गई, उसके बिजनेस की रिसीट हो गई, जो कि वो है ना ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड को लिख देगा कि मेरा सेल इतना हुआ, राइट? इस सेल की रिसीट है, रिसीट है ये उसकी, उसका रेवेन्यू है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि जो भी पेमेंट है ना, एम्प्लॉयर जो भी पेमेंट कर रहा है, वो जो भी पेमेंट कर रहा है वो किस कैपेसिटी में होना चाहिए, एम्प्लॉयर की कैपेसिटी में होना चाहिए। अगर वो पेमेंट एम्प्लॉयर की कैपेसिटी में नहीं है तो उस पेमेंट को हम एज अ सैलरी नहीं बोलेंगे। इस सेलर का जो ये 2 लाख रुपए का इनकम है उसे हम सैलरी में टैक्सेबल नहीं कर सकते, इसे हमें पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल करना पड़ेगा। प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, ये हेड में उसको टैक्सेबल करना पड़ेगा। आया समझ में? पॉइंट क्लियर है ये? यस। हाँ, लेकिन इस एम्प्लॉय को मिलने वाली जो सैलरी है वो हम उसे सैलरी हेड में क्लासिफाई कर देंगे। टैक्सेबल होगा कि नहीं वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन क्लासिफिकेशन पेमेंट का ये वाले पेमेंट का सैलरी में होगा और ये वाले पेमेंट का प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन ये वाले हेड में हो जाएगा। अब देखो पॉइंट नंबर 3 क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ ऑफ का डिफरेंस है और यहाँ पे फॉर का डिफरेंस है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस क्या होता है, इन दोनों के लिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दिया है आपके मॉड्यूल में। देखो क्या बोला है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस का मतलब होता है द एम्प्लॉयर कैन डायरेक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस की बात कर रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस किसे बोलेंगे, जब मतलब ऐसा रिलेशनशिप जहां पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है। एम्प्लॉयर मतलब जो आपको कॉन्ट्रैक्ट देने वाला है वो आपको डायरेक्शन दे सकता है, कंट्रोल भी कर सकता है, आपकी ड्यूटी डिसाइड कर सकता है, आप कैसे काम करोगे वो भी डिसाइड कर सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ सर्विस में क्या होता है, द एम्प्लॉयर कैन डायरेक्ट एंड कंट्रोल द ड्यूटीज एंड द मैनर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय, हेंस एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट। तो किसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में ऐसा नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस का मतलब होता है कि हमने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है ना, हमने जैसे कि इसी में यही एग्जांपल कंटिन्यू करता हूं कि मान लीजिए कंपनी का ओनर है ना, कंपनी का ओनर है। अब ये जब किसी को अपॉइंट करेगा एज अ एम्प्लॉई, है ना, एज ए एम्प्लॉय मतलब जॉब दे रहा है किसी को, तो इसको ये हक बनता है कि इसको पूरा डायरेक्शन दे दे, है ना। इन दोनों के बीच में अगर ये एम्प्लॉय है तो इन दोनों के बीच में कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बन गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट बन गया, क्योंकि ये बंदा ये कंपनी का जो ओनर है वो अपने एम्प्लॉय को जो चाहे काम दे सकता है ना, जैसे चाहे डायरेक्शन में काम करवा सकता है। दूसरा यहाँ पे मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में क्या होता है कि मान लीजिए ये ओनर के घर में कोई फंक्शन है, ओनर के घर में कुछ फंक्शन है, उस फंक्शन में मान लीजिए उसने डेकोरेशन के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट किया किसी बंदे के साथ, या फिर खाने पीने के लिए केटरिंग सर्विस, केटरिंग सर्विस तो आपको पता ही होगी, केटरिंग सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अब ये एम्प्लॉयर जो है, ये कंपनी का ओनर जो है, वो डेकोरेशन वाले को या फिर ये केटरिंग का बंदा जो है, वो जो खाना बनाने वाला है उनके मेहमानों के लिए, तो ये बंदा मतलब ये ओनर उनको क्या बोल सकता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या बोल सकता है कि मुझे डेकोरेशन इस तरह से चाहिए या फिर मुझे खाने में ये आइटम चाहिए। लेकिन मुझे बोलो, क्या ये ओनर जब ये है ना खाना बनाने वाला खाना बनाएगा तब जाके उसे ये समझा सकता है क्या, या फिर उसे बोल सकता है क्या इतना नमक डाल, ये सब्जी मत कर, या फिर इस सब्जी में इतना मसाला उसमें डालना है नहीं डालना है, ये वाले पॉइंट जो है वो क्या बता सकता है ये, या फिर डेकोरेशन वाले को काम कैसे करना है वो सिखा सकता है क्या, बोलो? नहीं। नहीं सिखा सकता, क्योंकि वो उसका काम है, डेकोरेशन वाले का काम है, केटरिंग वाले का काम है।
आपका काम क्या है, आप सिर्फ उसे क्या बोल सकते हो, आपका ऑब्जेक्ट बता सकते हो, या फिर आपका जो भी आपको चाहिए, टारगेट जो भी है चाहिए, वो बता सकते हो। क्या टारगेट है, मेरा टारगेट मैं ये बोल सकता हूँ कि मुझे खाने में ये सब आइटम चाहिए। दूसरी बात, मुझे इतने 500 लोगों के लिए सपोज खाना चाहिए, बस मैं इतना बोल सकता हूँ। या फिर मैं उससे सर्विस की डिमांड कर सकता हूँ कि भाई मुझे 500 लोगों के लिए क्या क्या सर्विस चाहिए, क्या क्या चीजें मुझे खाने में चाहिए। वो खाना कैसे बनाएगा ये डिसाइड करने का, या फिर वो खाना जब बना रहा है उसमें जाके उसको डायरेक्शन देने का राइट इसको नहीं है, एम्प्लॉयर को। समझ में आ गई बात? बात समझ में आ गई क्या? यस और नो में जवाब दीजिए। यस सर। राइट। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि, लेकिन एम्प्लॉय को मैं बोल सकता हूँ, एम्प्लॉय को बोल सकता हूँ अरे ये काम मत कर, ये कर, है ना, अरे ये काम इस तरह से मत कर, इस तरह से मुझे प्रेजेंटेशन चाहिए। ऐसा कोई भी काम एम्प्लॉय को वो बोल सकता है, अपने मन के हिसाब से, डायरेक्शन के हिसाब से, मैनर ऑफ परफॉर्मेंस बोल सकता है उसे किस तरह से काम करना है। लेकिन ये ओनर जो है इस डेकोरेशन वाले को या फिर ये केटरिंग वाले को ऐसा नहीं बोल सकता, क्योंकि दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स के बीच में डिफरेंस है। वैसे देखा जाए तो दोनों भी कॉन्ट्रैक्ट ही है ना। एम्प्लॉयर जब एम्प्लॉय को अपॉइंट कर रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट ही कर रहा है ना, एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखा ना हमने, कॉन्ट्रैक्ट ही कर रहा है। क्या कॉन्ट्रैक्ट है कि तू मेरे लिए काम कर, मैं तेरे को कंसिडरेशन में सैलरी देता हूँ। तो कंसिडरेशन क्या है, एम्प्लॉय को कंसिडरेशन सैलरी है, वेयर एज एम्प्लॉयर को कंसिडरेशन क्या है, इसकी सर्विस है ना। सैलरी में क्या होता है, जॉब में क्या होता है, आप सर्विस ही देते हो आपके एम्प्लॉयर को, आपके एम्प्लॉयर को आप सर्विस दे रहे हो। लेकिन उसे किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस बोला जाएगा, और जो दूसरा वाला कॉन्ट्रैक्ट था उसे कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस बोला जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो हमने देखा कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का जो रिलेशनशिप होता है, ऑब्जेक्टिवली क्वेश्चन आ सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में कौन सा रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, वेयर एज कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं होता है। ये तो नॉर्मल सिंपल वाला कॉन्ट्रैक्ट है। आया समझ में? ठीक है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस हम डेली में करते हैं, डेली बेसिस पे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। देखो ना, किसी भी आदमी को आपने बुला लिया और कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, जैसे कि मान लीजिए घर पे कोई चीज आपकी खराब हो गई है, उसे दुरुस्त करने के लिए या फिर उसे ठीक करने के लिए आपने किसी टेक्नीशियन को बुलाया, तो उस टेक्नीशियन को आप नहीं समझाओगे कि ये कैसे दुरुस्त करना है या फिर इसे कैसे ठीक करना है, उसे सिर्फ इतना बोलोगे कि भाई मेरी ये चीज खराब हो गई है, ये तू है ना ठीक करके दे दे। तो ये वाली जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, contract for service, the contractee can simply decide and quote the object or target to be achieved but cannot decide or direct the manner of person। वो पर्सन काम कैसे करेगा ये डिसाइड करने का यहाँ पे राइट किसको नहीं है, उस कॉन्ट्रैक्टी को नहीं है। तो आया समझ में ये वाला पॉइंट? चले आगे, यस। आगे चलते हैं। आगे है एजेंट एंड प्रिंसिपल रिलेशनशिप। अब एजेंट एंड प्रिंसिपल, एजेंट का मतलब क्या होता है, एजेंट मतलब वो इंसान है जो अपने प्रिंसिपल के लिए काम करता है। प्रिंसिपल मतलब जो उसको पैसा देने वाला है, जैसे कि कोई भी हो सकता है। प्रिंसिपल कौन हो सकता है, सेलर हो सकता है। सेलर बोल रहा है एजेंट को कि जा मेरे लिए कस्टमर ढूंढ, है ना, कस्टमर ढूंढ ले। तो ये एजेंट क्या करेगा, कस्टमर, सेलर के लिए कस्टमर ढूंढ के निकालेगा और यहाँ पे इन दोनों का डील करवाएगा, है ना, कस्टमर की और सेलर की डील करवाएगा। इन दोनों के डील में जो भी बनता है वो उसको क्या मिल जाएगा, कमीशन मिल जाएगा, है ना। अब ये वाला जो कमीशन किसकी तरफ से मिलता है, सेलर देगा कमीशन, क्योंकि उसने उसके लिए कस्टमर ढूंढ लिया। इस तरह से कमीशन में होता है। तो यहाँ पे एजेंट एंड प्रिंसिपल का रिलेशनशिप, इफ ए पर्सन इज एक्टिंग एज एन एजेंट फॉर इज अ प्रिंसिपल, मतलब मैं किसी का एजेंट हूँ, मुझे उसके बदले कमीशन मिल रहा है या फिर कुछ रेमुनरेशन मिल रहा है ना। तो यहाँ पे भी देखो एजेंट इज अ नॉट, है ना, जो भी कमीशन मिला, जो भी रेमुनरेशन मुझे मिल रहा है मेरे प्रिंसिपल से,
वो अंडर द हेड सैलरीज में टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि ये सैलरी नहीं है। क्यों सैलरी नहीं है? क्योंकि एजेंट एंड प्रिंसिपल का जो रिलेशनशिप है वो मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशनशिप नहीं है ना। एजेंट चाहे तो काम करेगा उसके लिए, अगर नहीं चाहे तो नहीं काम करेगा उसके लिए, और उसके हिसाब से काम करेगा। सेलर डायरेक्शन उसको नहीं दे सकता। कस्टमर कैसे ढूंढना है ये एजेंट का काम है, इस तरह से ढूंढना है, ऐसा काम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। एजेंट अगर चाहे तो काम करेगा, अगर ना चाहे तो काम नहीं करेगा। दिस इज बिकॉज एजेंट इज नॉट द एम्प्लॉय ऑफ हिज प्रिंसिपल, है ना। उसके प्रिंसिपल का वो नौकर नहीं है, वो काम अपनी मर्जी के हिसाब से करेगा। आगे चलते हैं। सैलरी रिसीव्ड बाय पार्टनर। पार्टनर मतलब पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर की बात चल रही है यहाँ पे। अब थोड़ा स्पीड लेता हूं मैं यहाँ पे। सैलरी रिसीव्ड बाय पार्टनर फ्रॉम इट्स फर्म शैल नॉट बी टैक्सेबल एज अ सैलरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपने 12th में पार्टनरशिप चैप्टर पढ़ा है, इन फाउंडेशन में भी पार्टनरशिप चैप्टर पढ़ा है। उसमें हमने देखा था कि पार्टनर सैलरी लेता है अपनी फर्म से बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द पार्टनरशिप फर्म। बाकी के पार्टनर लोगों को टाइम नहीं है, ये पार्टनर अगर पार्टनरशिप को कुछ एक्स्ट्रा टाइम दे रहा है तो उसके बदले वो सैलरी ले रहा है, बराबर। पार्टनर सैलरी हमने कई बार यहाँ पे ये वर्ड सुना है, इसकी प्रोविजन भी हमने की है, उसको इसकी ट्रीटमेंट भी की है। लेकिन बात चल रही है ये सैलरी वाला जो इनकम है पार्टनर का, वो कहाँ पे टैक्सेबल होगा, है ना। अब सैलरी तो मिली पार्टनर को, मिलने के बाद, है ना, अकाउंटिंग की तो हमने ट्रीटमेंट कर दी, लेकिन इनकम टैक्स की भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा ना। जो भी सैलरी मिली, हमें तो बस क्या चाहिए, हमें बस इनकम चाहिए, और उसे कहाँ टैक्सेबल करना है, ये हमारा काम है ना। इनकम का करेक्ट क्लासिफिकेशन करने का काम हम प्रोफेशनल्स के ऊपर होता है, हम उसे करेक्ट क्लासिफाई करेंगे। तो जो भी पार्टनर को सैलरी मिलती है, कहां से, पार्टनरशिप फर्म से जो सैलरी मिल रही है, वो अंडर द हेड सैलरी में टैक्सेबल नहीं होता, क्योंकि पार्टनर पार्टनर के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है। वैसे देखा जाए तो दोनों भी ओनर है ना। पार्टनरशिप फर्म का वो ओनर है वैसे देखा जाए तो, है ना। दूसरा पार्टनर पहले वाले पार्टनर को सैलरी देना है, इसका मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप थोड़ी ना। वहां वहां पे तो एजेंट एंड प्रिंसिपल का रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ पे, है ना, बिकॉज देर इज नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। मैंने क्या बोला कि किसी भी इनकम को सैलरी में हमें टैक्सेबल करवाना है तो सबसे पहले उस इनकम के बारे में सोच लो। इसके ऊपर आपको एग्जाम में केस आ सकता है, कोई ऐसी सिचुएशन दे सकते हैं जिसमें बोला जा सकता है कि बोलो ये इनकम कहाँ पे टैक्सेबल होगा। तो आपको सबसे पहले आपके दिमाग में क्या लाना है कि क्या इन दोनों के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है। क्या पार्टनर पार्टनरशिप फर्म का एम्प्लॉय होता है? तो नहीं, पार्टनरशिप का वो एम्प्लॉय नहीं है, वो तो पार्टनर है, उसे नाम दिया है, पार्टनर बोल के नाम दिया है, तो उसे हम एम्प्लॉय कैसे बोल सकते हैं, राइट। वो पार्टनरशिप फर्म का, है ना, एम्प्लॉय नहीं है, कर्मचारी नहीं है। तो यहाँ पे ये रिलेशनशिप ना होने की वजह से ये वाली जो इनकम है इस पार्टनर की, वो अंडर द हेड सैलरी में टैक्सेबल नहीं होगी। सच सैलरी शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम अ बिजनेस और प्रोफेशन, ये वाले हेड में टैक्सेबल होगी। इसको स्टार मार्क करके रख लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी हम पीजीबीपी चैप्टर पढ़ेंगे इसमें ये सब बातें आने वाली है। ये हो गया पॉइंट, आया समझ में? चलिए आगे। Yes. अब नेक्स्ट है सैलरी रिसीव्ड बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम हिज अ प्रोप्राइटरशिप फर्म। अब प्रोप्राइटरशिप मतलब यहाँ पे किसकी बात चल रही है? सोल ट्रेडिंग कंसर्न। सोल ट्रेडिंग कंसर्न में क्या होता है? सिंगल ओनर होता है, अपना ही बिजनेस है, खुद का बिजनेस है। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है आपको, जो मेरे दुकान से मुझे प्रॉफिट हो रहा है सोल ट्रेडिंग कंसर्न से, वो क्या प्रॉफिट मेरी सैलरी है क्या? बोलो। सोल ट्रेडिंग कंसर्न 11th में पढ़ा था हम लोगों ने, वो तो प्रॉफिट है ना। वो जो इनकम है उसे प्रॉफिट बोला जाता है बच्चे। जहां जहां पे प्रॉफिट बोलोगे वहां पे तो सैलरी का सवाल ही पैदा नहीं होता। एज अ प्रोपराइटर एंड प्रोपराइटरशिप फर्म आर द सेम पर्सन एंड नो वन कैन फ्रॉम अर्न फ्रॉम हिमसेल्फ। तो यहाँ पे भी रिलेशनशिप एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर का नहीं है ना। प्रोपराइटरशिप सब वो प्रिंसिपल देखा था हमने, सेपरेट लीगल एंटिटी वाला, मैंने बताया था चिल्ला चिल्ला के, है ना। तो यहाँ पे कोई सेपरेट एंटिटी वाला प्रिंसिपल नहीं है। तो यहाँ पे जो भी इनकम है वो एज अ पीजीबीपी की इनकम मानी जाएगी, बिजनेस की इनकम मानी जाएगी।
और ना कि सैलरी मानी जाएगी। आगे चलते हैं, रेमुनरेशन टू डायरेक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये पॉइंट को आप अंडरलाइन करके रखोगे, हाईलाइट करके रखोगे। अब कंपनी के बड़े बड़े डायरेक्टर्स होते हैं, उनको सिटिंग फीस मिलती है। मतलब क्या, जैसे कि डायरेक्टर को, डायरेक्टर क्या काम करता है, कंपनी को डायरेक्शन देने का काम करता है, बड़े बड़े डिसीजंस मेकिंग का काम होता है डायरेक्टर का। अब ये वाला डायरेक्टर जो कंपनी का होगा, उनको जो भी कंपनी की तरफ से पेमेंट मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या बोला देखो, रेमुनरेशन, रेमुनरेशन का मतलब होता है जो भी उनको पेमेंट मिल रहा है। रेमुनरेशन टू डायरेक्टर फ्रॉम हिज कंपनी कैन बी ट्रीटेड एज अ सैलरी, इसे सैलरी बोला जा सकता है अगर वो डायरेक्टर है ना, उसको अपॉइंट किया गया है मंथली सैलरी के ऊपर। दो तरह के डायरेक्टर होते हैं, दो तरह के डायरेक्टर होते हैं। एक होता है डायरेक्टर जो कभी कभी आता है और वहां पे सिर्फ मीटिंग पर्पज के लिए होता है ना, सिर्फ मीटिंग पर्पज के लिए डायरेक्टर है। मीटिंग में आएगा, वहां पे बैठेगा, जो भी डिसीजंस होंगे वो डिसीजंस में उसका जो भी कहना है वो कहना कह देगा, है ना। जो भी मतलब वोटिंग कर रहा है वो वोटिंग करेगा और चला जाएगा। और कुछ ऐसे भी डायरेक्टर होते हैं जो फुल टाइम वर्क करते हैं, है ना, जैसे कि मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया। मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी में फुल टाइम वर्क करता है, तो ये मैनेजिंग डायरेक्टर को जो मिलने वाला पेमेंट है उसे हम सैलरी बोल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्राइटेरिया दिया है कि डायरेक्टर को मिलने वाला जो भी पेमेंट है उसे सैलरी कब माना जाएगा, तो यहाँ पे बोला है ओनली इफ द डायरेक्टर इज एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। उसे अगर एम्प्लॉय बोल के रख लिया गया है, वो फुल टाइम है ना, जो कि कंपनी को सर्विस दे रहा है, फुल टाइम सर्विस दे रहा है, अदरवाइज सेम शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरीज। अब ये तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि डायरेक्टर को किस तरह से अपॉइंट किया है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि भाई डायरेक्टर की इनकम को कहाँ जोड़ दोगे, सैलरी में जोड़ दोगे या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जोड़ दोगे, तो वो तो आंसर क्या डिपेंड रहेगा कि भाई डायरेक्टर को किस तरह से अपॉइंट किया है, फुल टाइम अपॉइंट किया है, एज ए एम्प्लॉय बोल के अपॉइंट किया है, उस हिसाब से उसकी जो भी इनकम होगी वो डिसाइड करेंगे हम किस हेड में टैक्सेबल करेंगे। तो यहाँ पे नोट भी दिया है नीचे, डायरेक्टर सिटिंग फी इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सिर्फ सिटिंग फी की बात चल रही है, फी, फी का मतलब सैलरी नहीं होता है, समझ में आ रहा है, फी का मतलब कभी सैलरी नहीं होता है। तो ये सिटिंग फी वाला जो पॉइंट है, ये वाला ऑलवेज अदर सोर्स में टैक्सेबल रहेगा। आगे चलते हैं, पेंशन रिसीव्ड बाय द विडो। विडो का मतलब होता है विधवा औरत, जिसका पति मर चुका है, जिसके पति की पेंशन आती थी, अब पति मर जाने की वजह से पति की पेंशन उसकी बीवी को मिल रही है ना। देखो, अगर पेंशन किसको मिल रही है, पेंशन अगर आपको मिल रही है, मतलब जो पति है, पति को पेंशन मिल रही है यहाँ पे, तो वो पेंशन एज अ सैलरी बोल के टैक्सेबल हो जाएगी। जैसे कि आफ्टर रिटायरमेंट आपको पेंशन मिलती है ना, बंदे को, गवर्नमेंट सर्वेंट होगा तो उसको पेंशन मिलती है, तो वो जो पेंशन है वो पेंशन भी एज अ सैलरी बोल के टैक्सेबल होती है। लेकिन पति के मर जाने के बाद वो उसकी जो आधी पेंशन होती है, जितना भी पेंशन होगा पति जाने के बाद उसकी जो पेंशन होती है वो किसको मिलती है, उसकी वाइफ को मिलती है, विडो को मिलती है ना। वो वाली जो पेंशन होगी, पेंशन तो घर में ही आ रही है, सिर्फ बंदा जिंदा था तो वो सैलरी में टैक्सेबल हो रही है, बंदा मर गया तो वो जो मिलने वाली पेंशन है उस विडो को, वो सैलरी में टैक्सेबल नहीं होगी, वो कहाँ टैक्सेबल होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी। पॉइंट क्लियर है कि चले आगे, यस। यस सर। ध्यान में रख लो, सिंपल सिंपल पॉइंट के लिए पूरे पॉइंट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे चलते हैं, रेमोनरेशन रिसीव्ड बाय जजेस। जज मतलब कोर्ट के जो जज होते हैं उनको जो रेमोनरेशन, रेमोनरेशन का जनरली मतलब इसे मानधन बोला जाता है ना, इज अ टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। सिंपली कहां पे टैक्सेबल होगा, सैलरी में टैक्सेबल होगा, इवन दो दे आर नॉट हैविंग एनी एम्प्लॉयर। अगर जज को कोई एम्प्लॉयर नहीं होता, जज तो अपने कंट्री के सबसे बड़े पोजीशन पे होते, उनका कोई एम्प्लॉयर नहीं है वैसे देखा जाए, तो उनको भी, उनको जो पेमेंट मिल रहा है वो सैलरी में टैक्सेबल होगा, भले ही उनका कोई एम्प्लॉयर नहीं हो। तो ये एक्सेप्शन वाले पॉइंट आप यहाँ पे स्टार मार्क करके रखोगे, राइट। So concluding the above discussion, a payment received for a service rendered from a person other than employer. अगर एम्प्लॉयर को छोड़ के किसी से पेमेंट मिलता है तो उसे सैलरी में टैक्सेबल नहीं करेंगे, उसे बाकी के हेड्स में टैक्सेबल करेंगे। हो सकता है वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा और हो सकता है वो
अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा, राइट। तो इसके ऊपर फटा से यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 1 लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में क्या बोला है, देखो सबसे पहला इलस्ट्रेशन है, अ टीचर रिसीव्स इमोलुमेंट इन अ काइंड फ्रॉम स्कूल इन विच ही टीचर्स। मतलब टीचर्स को क्या मिल रहा है, इमोलुमेंट्स मिल रहे हैं। इमोलुमेंट्स मतलब कुछ ऐसी चीजें मिल रही है काइंड में, काइंड का मतलब होता है ना, पैसा नहीं मिल रहा है, चीज मिल रही है। जैसे कि मान लो टीचर को क्या मिल रहा है, गोल्ड की रिंग मिल रही है, या फिर बाइक मिल रही है, या फिर कोई भी घर की चीज, फर्नीचर मिल रहा है, या फिर कार मिल रही है। कहां से मिल रही है, कॉलेज या स्कूल की तरफ से मिल रही है। टीचर रिसीव्स इमोलमेंट इन अ काइंड फ्रॉम स्कूल इन विच ही टीचर्स। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया कि बोलो भाई, ये मिला हुआ जो फर्नीचर, बाइक या फिर गोल्ड रिंग है या फिर कार की प्राइस है, वो किस हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। क्या ये सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगी, क्या ये पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएगी। तो यहाँ पे आप थोड़ा सोच सकते हैं और जवाब दे सकते हैं कि ये मिलने वाला जो है ना, ये मिलने वाला जो है, इसे ही पूछ लिया जाएगा। इसे ही पूछेंगे तो पता चल जाएगी कि भाई ये गोल्ड रिंग जो है, जो कि टीचर को मिली, क्या ये बिजनेस की वजह से मिली। बोलो, मुझे आंसर दे दो, क्या टीचर स्कूल के साथ बिजनेस करता है। नहीं। हाँ। अच्छा, उसने कोई कैपिटल एसेट बेचा क्या, क्या उसने कोई कैपिटल एसेट बेचा, उसकी वजह से उसको फर्नीचर मिल रहा है। बोलो, टीचर ने नहीं मिल रहा है, राइट। तो दो हेड तो चले गए यहां से। अच्छा, तीसरा हेड, क्या ये जो पैसा मिल रहा है वो एज अ हाउस प्रॉपर्टी में हम टैक्सेबल कर सकते हैं, क्या हाउस प्रॉपर्टी की वजह से पैसा मिल रहा है। नहीं। अब बचे दो, दो हेड बचे, सैलरी एक हेड बचा और अदर सोर्स एक हेड बचा। इन दो में से कोई एक है। तो यहां पे देखो क्या आंसर, यस, इट इज इमटेरियल वेदर सैलरी हैज बीन रिसीव्ड इन कैश और काइंड। अब हमें, मैंने क्या बोला था कि जब भी किसी को कोई पेमेंट मिलता है तो पेमेंट देने वाला कौन है, सबसे पहले देखेंगे पेमेंट देने वाला कौन है, स्कूल है। क्या स्कूल टीचर का एम्प्लॉई होता है, बोलो, सॉरी एम्प्लॉयर होता है। पहले ये डिसाइड कर लो, क्या स्कूल टीचर का एम्प्लॉयर होता है। हाँ या ना में जवाब दीजिए। देखो, एम्प्लॉयर कोई इंसान होने की जरूरत नहीं है, एम्प्लॉयर की कोई कंपनी भी हो सकती है। एम्प्लॉयर का मतलब कोई इंसान ही होना चाहिए ऐसा थोड़ी ना जरूरी है। अगर मुझे कंपनी से सैलरी मिल रही है तो मेरा एम्प्लॉयर कौन हो गया, कंपनी मेरी एम्प्लॉयर हो गई। समझ में आ गया क्या। तो बोलो, स्कूल यस। टीचर का एम्प्लॉयर है क्या। यस, यस। स्कूल टीचर का एम्प्लॉयर है। ये बात समझ में आ गई ना, एम्प्लॉयर को इंसान होने की जरूरत नहीं है, वो कंपनी भी हो सकती है, वो यूनिवर्सिटी भी हो सकती है, वो प्राइवेट लिमिटेड हो सकती है, पब्लिक लिमिटेड हो सकती है, वो गवर्नमेंट भी हो सकती है ना। एम्प्लॉयर